तो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम लीड कोड का 3363 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है देयर इज अ गेम डंजन कंप्राइज ऑफ n बाय n रूम्स अरेंज इन अ ग्रिड। ठीक है, यानी कि डंजन का मतलब है कि कोई डंजन गेम है। ठीक है, डंजन बेसिकली कुछ नहीं है, काल कोठरी है। ठीक है, काल कोठरी है जिसमें क्या है आपके पास n बाय n रूम्स हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्वेश्चन में क्या है, यू आर गिवन अ 2D एरे फ्रूट्स, हमें एक फ्रूट्स करके एक एरे भी दे रखा है 2D। ठीक है, ऑफ साइज n बाय n, जितने आपके पास रूम्स हैं उतने ही आपके पास n बाय n करके कोई फ्रूट्स का 2D एरे दे रखा है। ठीक है, वे फ्रूट्स ऑफ i j, ठीक है, रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ द फ्रूट्स इन द रूम i एंड j। यानी कि अगर मान लेते हैं ith रो पे हो और jth कॉलम पे हो, अगर वहाँ पे कुछ वैल्यू पड़ी है तो ये क्या वैल्यू स्पेसिफाई कर रही है, उस रूम में कितने फ्रूट्स हैं वो स्पेसिफाई कर रही है। ठीक है, द चिल्ड्रन विल प्ले इन द गेम डंजन विद इनिशियल पोजीशन एट द कॉर्नर रूम्स। ठीक है, अब मतलब यानी कि आपके पास एक कोई गेम है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई ग्रिड है। ठीक है, ग्रिड है और यहाँ पर चिल्ड्रन प्ले कर रहे हैं। ठीक है, उनके चिल्ड्रंस की क्या कर रखा है, हमें इनिशियल पोजीशन दे रखी है। कौन कौन सी पोजीशन दे रखी है, 0th रो एंड 0th कॉलम। यानी कि आपका जो एक चिल्ड्रन है C1 वो मान लेते हैं यहाँ पर है। ठीक है, दूसरा क्या है, 0th रो और लास्ट कॉलम, यानी कि 0th और लास्ट कॉलम, यानी कि C2 आपका यहाँ पर पड़ा हुआ है। ठीक है, 0th रो पे और लास्ट कॉलम पे। ठीक है, और थर्ड चाइल्ड कहाँ पर है, n-1, यानी कि लास्ट रो पे और 0th कॉलम पर। ठीक है, तो आपका चाइल्ड C3 कहाँ पर पड़ा हुआ है, वो पड़ा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, द चिल्ड्रन विल मेक एग्जैक्टली n-1 मूव्स। ठीक है, तो चिल्ड्रन के पास कितने n-1 मूव्स हैं। जैसे मान लेते हैं अगर हमारे पास 4x4 की मैट्रिक्स है तो चिल्ड्रन कितने मूव कर सकते हैं, उसने बोला जी सिर्फ n-1 यानी कि 4-1 3 मूव्स कर सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रूल्स टू रीच द रूम n-1 यानी कि सिर्फ और सिर्फ 3 मूव्स कर सकते हैं इन रूल्स को फॉलो करते हुए। ठीक है, और उनको पहुंचना कहाँ पर है, n-1 यानी कि लास्ट रो एंड लास्ट कॉलम पे, यानी कि बॉटम राइट मोस्ट सेल पर उनको पहुंचना है। ठीक है, रूल्स क्या हैं, रूल्स ये हैं, द चाइल्ड स्टार्टिंग फ्रॉम 0-0, यानी कि जो चाइल्ड 0-0 से स्टार्ट कर रहा है मस्ट मूव फ्रॉम देयर करंट रूम, यानी कि पक्की बात है कि वो अपनी मस्ट मूव, यानी कि वो पक्की बात है कि वो रूम से मूव करेगा ही करेगा इन वन ऑफ द फॉलोइंग रूम्स। ठीक है, इन रूम्स में से कौन कौन से, i+1 या j+1, यानी कि i+1 रो की वैल्यू को इंक्रीज बढ़ो और जे की वैल्यू को इंक्रीज करो, यानी कि रो और कॉलम की वैल्यू को इंक्रीज करो, या तो वो यहाँ पे मूव करेगा। ठीक है, या i+1 यानी j, यानी कि रो की वैल्यू मूव करो और जे कॉलम को सेम रखो, या फिर यहाँ पे मूव करेगा। ठीक है, i और j+1 यानी कि रो को सेम रखो, कॉलम की वैल्यू इंक्रीज करो, या फिर यहाँ पे मूव करेगा। ठीक है, ऑफ द इफ़ द टारगेट रूम एग्जिस्ट, अगर ये रूम एग्जिस्ट करते हैं तो इन तीनों रूम्स में वो मूव करेगा। तो इसका मतलब है कि C1 की जो डायरेक्शन है या तो वो बॉटम मूव कर सकता है। ठीक है, या फिर वो राइट मूव कर सकता है। ठीक है, या फिर डायगनली राइट मूव कर सकता है। ठीक है, तो दूसरा चाइल्ड क्या कह रहा है, द चाइल्ड जो सेकंड C2 है हमारा, वो कहाँ में मूव कर सकता है, वो मूव कर सकता है i+1 j-1, i+1 यानी कि रो की वैल्यू को इंक्रीज करो। ठीक है, यहाँ पर किया, और कॉलम की वैल्यू को डिक्रीज करो, तो यहाँ पर आ गया। तो ठीक, C2 एक तो मूव यहाँ पर कर सकता है। ठीक है, दूसरा क्या कर सकता है, i+1 j+1, यानी कि एक i+1 रो की वैल्यू बढ़ाओ, कॉलम की वैल्यू बढ़ाओ, या फिर वो यहाँ पे मूव कर सकता है। ठीक है, और तीसरा, सॉरी ये मिस हो गया, i+1 एंड i। ठीक है, तो यानी कि रो की वैल्यू बढ़ाओ और कॉलम की वैल्यू सेम रखो इधर। ठीक है, तो C2 है जो आपका डायगनली राइट मूव कर सकता है। ठीक है, डायगनली लेफ्ट मूव कर सकता है। ठीक है, और एक बॉटम मूव कर सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो चाइल्ड C3 है वो कहाँ में मूव कर सकता है, उसने बोला i-1 j+1, यानी कि रो की वैल्यू को कम करो। ठीक है, यहाँ पर आ गई, और कॉलम्स की वैल्यू को बढ़ाओ। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया, तो क्या कर सकता है, एक यहाँ पे मूव कर सकता है डायगनली अप। ठीक है, डायगनली अप। ठीक है, और i और j+1, तो i की वैल्यू यानी कि रो की वैल्यू सेम रखो, कॉलम की वैल्यू बढ़ा दो, यानी कि वो राइट में मूव कर सकता है। ठीक है, i+1 j+1 यानी कि रो की वैल्यू बढ़ाओ, कॉलम की वैल्यू बढ़ाओ, तो वो डायगनली बॉटम मूव कर सकता है। ठीक है, तो आपके जो C3 की जो मूवमेंट है वो राइट मूव करेगा, डायगनली अप मूव करेगा और डायगनली बॉटम मूव करेगा, जो 3 डायरेक्शन उसकी हो गई। ठीक है, ये अगर रूम एग्जिस्ट करता है। ठीक है, व्हेन ए चाइल्ड एंटर्स अ रूम दे विल कलेक्ट ऑल द फ्रूट्स देयर। ठीक है, अगर चाइल्ड उस रूम में आ गया तो क्या करेगा, वो सारे फ्रूट्स कलेक्ट करेगा। फ्रूट्स का हमारे पास 2D एरे दे रखा है। ठीक है, इफ़ 2 और मोर चिल्ड्रन एंटर द सेम रूम, यानी कि अगर 2 चिल्ड्रन आ रहे हैं सेम रूम में, ठीक है, ओनली 1 चाइल्ड विल कलेक्ट द फ्रूट। इसका मतलब जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, अगर वहाँ पे कोई वैल्यू पड़ी है 10, ठीक है, तो अगर एक चाइल्ड ने उस फ्रूट को कलेक्ट कर लिया 10 को, ठीक है, तो दूसरा चाइल्ड अगर वहाँ पे
आ भी जाए तो उसको कलेक्ट नहीं करेगा, उसको कितने कितने फ्रूट्स मिलेंगे वहाँ पे, 0 0, ठीक है। क्यों? क्योंकि पहले से एक चाइल्ड उसको कलेक्ट कर चुका है, ठीक है। एंड द रूम विल बी एम्प्टीड आफ्टर दे लीव, यानी कि जब भी वो रूम से लीव कर रहे हैं तो उसको क्या कर दो, रूम को एम्प्टी कर दो। एम्प्टी का मतलब कुछ नहीं, सारे फ्रूट्स कलेक्ट कर लो, ठीक है। हमें अब रिटर्न क्या करना है, रिटर्न द मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रूट्स द चिल्ड्रन कैन कलेक्ट फ्रॉम द डंजन, यानी कि इस गेम से मैक्सिमम कितने फ्रूट्स कलेक्ट कर सकता है, कलेक्ट कर सकता है चिल्ड्रन, तो वो हमें रिटर्न करना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। चलो ये तो हमारे पास कोई मतलब क्वेश्चन हमने समझ लिया। क्वेश्चन समझने के लिए लेट से अब इसका एक एग्जांपल करके देखते हैं, तो मुझे लगता है एग्जांपल से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एग्जांपल है, ठीक है। हमारे पास कोई मान लेते हैं हमारे पास कोई एग्जांपल है, 4x4 की कोई हमारे पास मैट्रिक्स है, ठीक है। अब डंजन वंजन छोड़ो आप सिर्फ ये ध्यान रखो कि आपके पास वो एक मैट्रिक्स है, ठीक है। मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स में हर रो या कॉलम की जो इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है वो उसका रूम है, और जहाँ पर अगर कुछ वैल्यू पड़ी है तो वो उसका फ्रूट की अमाउंट है, ठीक है। सॉरी, फ्रूट की कैपेसिटी है, ठीक है। उसने कहा जी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मान लेते हैं हमारे पास 4x4 की मैट्रिक्स है, ठीक है। तो एक आपका चाइल्ड आपका यहाँ पर है C1, ठीक है। दूसरा चाइल्ड आपका यहाँ पर है C2 और तीसरा चाइल्ड आपके पास है यहाँ पर C3, ठीक है। तो इन चाइल्ड्स के पास अगर हमारे पास 4x4 की मैट्रिक्स है तो कितने मूव्स पॉसिबल हैं इन चाइल्ड्स को, कितने मूव्स पॉसिबल हैं इनके पास से, n-1 यानी कि 3 मूव्स, सिर्फ और सिर्फ 3 मूव्स पॉसिबल हैं। और उनको पहुँचना कहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक है। तो लेट से इनमें फ्रूट्स असाइन कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 1, ठीक है। ये सेम एग्जांपल हमने लिया है जो कि क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। ठीक है जी। अब मान लेते हैं कि अब हमें क्या करना है, C1 को मूव कराना है, ठीक है। किसको मूव कराना है, C1 को, ठीक है जी। C1 के पास कितने पॉसिबल मूव्स हैं, उसने बोला कि 3 मूव्स हैं। क्या वो 3 मूव्स में यहाँ पर पहुँच सकता है? उसने कहा चेक करते हैं कि मूव पहुँच सकता है कि नहीं। उसने कहा अगर मैं बॉटम मूव करूँ एक मूव में, ठीक है। उसने कहा ठीक, दूसरे मूव में मैं यहाँ पे करूँ, ठीक है जी। तीसरे में मूव में यहाँ पे करूँ, ठीक है जी। क्या पहुँच गए आप? उसने कहा बॉटम राइट में। उसने कहा बिल्कुल नहीं पहुँच पाया भाई, मैं यहाँ पर पहुँच पाया, पर मुझे पहुँचना कहाँ पर है, यहाँ पर। तो उसने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये पाथ फॉलो नहीं करेंगे हम, ये पाथ फॉलो करेंगे। राइट गया, ठीक है जी। डायगोनल गया, उसने कहा ठीक है डायगोनल गया, क्या डायगोनल गया, पहुँच गया। उसने कहा नहीं पहुँच पाया भाई, 3 मूव्स में मैं अब भी नहीं पहुँच पाया, ठीक है। तो ध्यान रखना C1 के लिए अगर उसे डायगोनली बॉटम में पहुंचना है तो सिर्फ और सिर्फ उसके एक ही पाथ है, क्या कि भाई वो डायगोनली जाए, ठीक है। तो 3 मूव्स में अगर उसको पहुंचना है तो हमेशा डायगोनली ही जाएगा। तो C1 क्या करेगा, C1 कहेगा भाई मैं डायगोनली जा सकता हूँ, 1 से 6 पे जा सकता हूँ, 6 से मैं 11 पे जा सकता हूँ और 11 से 1 पे जा सकता हूँ। तो जो मैक्सिमम फ्रूट जो मैं कितने कलेक्ट कर सकता हूँ वो कितने कर सकता हूँ, 1 और 6 7 7 और 11 18 और 1 19। तो यानी कि C1 जो पाथ फॉलो करेगा वो ये वाला पाथ फॉलो करेगा, और ठीक है। और उसका जो मैक्सिमम फ्रूट्स वो कलेक्ट कर सकते हैं वो 19 फ्रूट्स कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ध्यान रखना जब भी अगर C2 आता है, अगर उसके पाथ में ये 11 आ रहा है या फिर उसके 6 आ रहा है तो उसको हम कलेक्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि C1 ऑलरेडी उसको अपने पाथ में कैलकुलेट कर चुका है, ठीक है। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आए हमारे पास C2, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ C2, तो C2 बोल रहा है कि भाई मैं 4 पर हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, 4 पर हूँ मैं, 4 पे। तो 4 से मैं कहाँ जा सकता हूँ? उसने कहा जी मैं एक बॉटम में जा सकता हूँ, ठीक है। डायगनली लेफ्ट जा सकता हूँ और डायगनली राइट जा सकता हूँ। उसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप 4 से बॉटम में आ जाओ। उसने कहा जी 4 से मैं बॉटम में आ गया, ठीक है। 4 से और मैं कहाँ जा सकता हूँ? 4 से मैं राइट लेफ्ट मतलब लेफ्ट डायगनली जा सकता हूँ। उसने कहा ठीक है जी जाओ। क्या राइट में जा सकते हो डायगनली? उसने कहा नहीं जा सकता क्योंकि आउट ऑफ बाउंड आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ कितने पॉसिबल वेज हैं? इसके पास 2 हैं, या तो 8 पे जाए यानी कि बॉटम, या फिर लेफ्ट में जाए डायगनली। उसने कहा ठीक है जी। अब मैंने बोला कि 8 से मैं कहाँ जा सकता हूँ? अगर मैं 8 से चूज करूँ, 8 से कहा कि एक तो मैं बॉटम में जा सकता हूँ और एक डायगनली लेफ्ट जा सकता हूँ। राइट तो जा नहीं सकता क्योंकि आउट ऑफ बाउंड आ जाएगा, ठीक है। तो इससे मैं कहाँ जा सकता हूँ? उसने कहा जी 12 पे जा सकते हो, और एक आप कहाँ जा सकते हो? इसने कहा 11 पे जा सकते हो। उसने कहा ठीक है। आप ध्यान रखना मूव्स सिर्फ और सिर्फ 3 मूव्स होने चाहिए। एक मूव यहाँ पर ऑलरेडी हो चुका है, दूसरा मूव आपका यहाँ पर है, ठीक है। उसने कहा ठीक है। अगर मैं 7 पे था, जैसे मान लेते अगर मैंने 8 वाला पाथ फॉलो नहीं किया, मैंने 7 वाला पाथ फॉलो किया है, ठीक है। ये पता नहीं बैक क्यों हो जाता है, ठीक है। मैंने 7 पे फॉलो किया, ठीक है। तो 7 से मैं कहाँ जा सकता हूँ? उसने कहा जी मैं राइट में जा सकता था, ठीक है। 7 से मैं 11 में जा सकता था डायगनली। अब मैं डायगनली राइट जा सकता हूँ, सॉरी 11 नहीं 12 है वो, ठीक है। डायगनली राइट में जा सकता हूँ। उसने कहा ठीक है जी 12 पे जा सकता हूँ।
मैं डायगोनली लेफ्ट जा सकता हूँ यानी कि 10 पे जा सकता हूँ। उसने कहा जी 7 से मैं 10 पे जा सकता हूँ। उसने कहा ठीक है। और मैं बॉटम पे भी जा सकता हूँ। उसने कहा मेरे पास 3 पाथ्स हैं। उसने कहा जी कोई बात नहीं, आपके पास 3 पाथ्स हैं तो फॉलो करो। ठीक है, तो अब हमारे पास कितने मूव्स हो गए, हमारे पास 2 मूव्स हो गए। ठीक है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि मैंने 4 से 8 पर आया और 8 से मैं 11 पर आया। ठीक है, ये वाला मैंने पाथ फॉलो किया। 4 से मैं 8 पर आया और 8 से मैं 11 पर आया, यानी कि 4 से 8 पर आया और 8 से मैं 11 पर आया। ये पाथ मैंने फॉलो किया। अब मेरे पास सिर्फ एक मूव बचा है, तो अगर एक मूव बचा है तो मैं कहीं पे भी नहीं जा सकता, मुझे जाना पड़ेगा कहाँ पर, एंड पे। ठीक है, क्योंकि मुझे पहुँचना है एंड में। तो उसने बोला कि भाई मेरे पास एक मूव बचा है और मुझे एंड में ही पहुँचना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत। अब मान लेते हैं कि मैंने 4 वाला पाथ, ये वाला पाथ फॉलो किया, 4 से 8, 8 से 12, और मुझे लास्ट मूव बचा है, तो लास्ट मूव में मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं लास्ट में ही पहुंचूंगा। उसने कहा जी ठीक है, तो आपके पास भी एक ही मूव बचा है तो आप भी लास्ट में ही पहुंचोगे। ठीक है, अब मान लेते हैं मैंने 7 से 12 वाला पाथ फॉलो किया। अगेन वो क्या करेगा, मैं लास्ट एक ही मूव बचा है तो मैं एंड में ही पहुंचना ट्राई करूंगा। उसने कहा ठीक है। 4 से आपने 7, 7 से 10 वाला, अगर ये वाला पाथ फॉलो करो, ये वाला पाथ फॉलो करो, तो आपके पास कितने मूव बचे, सिर्फ और सिर्फ एक मूव बचे। एक मूव में क्या आप यहाँ पर पहुँच सकते हो? उसने कहा मैं यहाँ जा सकता हूँ, यहाँ जा सकता हूँ, बॉटम में जा सकता हूँ, पर यहाँ नहीं जा सकता। तो ये वाला जो पाथ है, ये वाला जो पाथ है वो इनवैलिड है। क्या है? इनवैलिड पाथ है। उसने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं, इनवैलिड है, और भी पड़े हमारे पास कई सारे। ठीक है, अब दूसरा क्या है, उसने बोला 4 से 8 पे आया हूँ मैं, 8 से मैंने 11 और 11 से मैंने एक वाला पाथ मैंने फॉलो किया है। ठीक है, 4 से 8 आया, 8 से मैं 11 और 11 से 4 से 7, 7 से 11 और 11 से 1, मतलब एक मूव बचा है तो हमें लास्ट में ही मूव करना पड़ेगा। उसने कहा ठीक है जी। तो अब हमारे पास 3 मूव्स में हम कहाँ कहाँ पहुँच पा रहे हैं, जो जो हमारे पास पाथ्स हैं वो ये हैं। उसने कहा जी ठीक है, तो अब कैलकुलेट करते हैं मैक्सिमम कितना है। उसने कहा 4 और 8 12। ठीक है, ये डायगोनल का पार्ट नहीं थे, यानी कि पहले कोई भी इसको चलन मूव करा नहीं है उसने। ठीक है, 4 और 11 और ये 4 और 8 12, 12 और 11 23, कितना है 23। बट ध्यान रखना 11 को हम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि जब C1 इटरेट कर रहा था, तो C1 ने इसको मूव कर, मतलब इसको कलेक्ट कर लिया था, तो हम 11 नहीं लेंगे। इसी तरीके से C1 ने 1 को भी कलेक्ट कर लिया था, तो हम 1 को भी नहीं लेंगे। तो हमारे पास कितने ऑप्शन है? सिर्फ और सिर्फ 4 और 8 को ऑप्शन है लेने का। तो इसका आंसर कितना आ गया अभी के केस में? 12। उसने कहा ठीक है जी। दूसरा पाथ ये था, 4 से 8 पर आ रहे थे हम, और 8 से हम 12 पे जा रहे थे, और 12 से हम 1 पे जा रहे थे। ठीक है, ठीक है, तो दूसरा पाथ है 4 से 8, 8 से 12 और 1 को हम नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि C1 ने इसको अभी कलेक्ट कर लिया है। तो इसका आंसर चेक करो, तो 4 और 8 12, 12 12 24। कितना आंसर आ गया? 24। तो मैक्सिमम अभी के केस में कितना आंसर आ गया? 24। ठीक है, इसके केस में आप कलेक्ट करो 4 और 7, 11 11 12 23। क्या किसी डायगोनल का पार्ट है? उसने कहा नहीं, डायगोनल का पार्ट नहीं है, जो C1 ने इसको ट्रेट नहीं किया है। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया। ठीक है, पर 1 को हम नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि पहले कलेक्ट हो चुका है। तो इसका आंसर कितना आ गया? 23। 4 और 7 11, 11 और 12 23। तो इसको हम नहीं, मतलब इसको अभी के केस में हम नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम 24 चल रहा है। ठीक है, तो अब हमारे पास 4 था, 4 से हम 7 पर आए। ठीक है, 4 से हम 7 पर आए और 7 से हम 11 पर आए। 11 को ले सकते हैं? उसने कहा 11 को नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि पहले हम C1 इसको मूव कर चुका है, ले चुका है। 1 को लेंगे? उसने कहा नहीं। तो इसके इसमें कितना आंसर आ गया? 4 और 7 11। तो आपके पास ओवरऑल मैक्सिमम कितना है? ओवरऑल मैक्सिमम आपके पास कितना है? मैक्सिमम है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 24। तो C1 के लिए आपके पास 19 आंसर आ रहा है, और C2 कितने कितने फ्रूट्स कलेक्ट कर सकता है? C2 24 फ्रूट्स कलेक्ट कर सकता है। उसने कहा जी ठीक है, तो यानी कि C2 ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें मूवमेंट करानी है C3 चाइल्ड की। किसकी? C3 चाइल्ड की। उसने कहा जी ठीक है, तो C3 कहाँ कहाँ मूव कर सकता है? C3 कहाँ कहाँ मूव कर सकता है? उसने कहा जी 13 पे हूँ मैं, राइट में मूव कर सकता हूँ, यानी कि वो 14 पे मूव कर सकता है। ठीक है, अप मूव कर सकता है, यानी कि 10 पे मूव कर सकता है। ठीक है, बॉटम मूव कर सकता है, पर उसने बोला बॉटम तो आउट ऑफ बाउंड आ जाएगा, तो हम बॉटम को मूव नहीं कराएंगे। ठीक है, बॉटम मूव नहीं कराएंगे, आउट ऑफ बाउंड आ गया। ठीक है, अब मैंने बोला मैं किस पर हूँ? मैंने बोला 10 पे हूँ मैं। ठीक है, किस पे हूँ मैं? 10 पे हूँ। तो 10 से आप कहाँ कहाँ जा सकते हो? 10 से मैं बोला कि मैं 11 जा सकता हूँ, यानी कि राइट जा सकता हूँ। ठीक है, अप जा सकता हूँ, यानी कि 7 पे जा सकता हूँ। ठीक है, बॉटम में जा सकता हूँ, यानी कि बॉटम डायगनली जा सकता हूँ, यानी कि 10 से मैं 15 पे भी जा सकता हूँ। तो मेरे पास 10 से 3 ऑप्शन हो गए, 7, 11 और 15। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और 14 से मैं कहाँ जा सकता हूँ? अगर मैं इसको थोड़ा सा मैं इसको यहाँ से अरे भाई क्या हो जाता है पता नहीं, इसको मैं यहाँ से हटा के, अरे यार बैक हो,
बैक हो। 14 को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। अब 14 से मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, 14 से मैं राइट जा सकता हूँ यानी कि 15 पे जा सकता हूँ, ठीक है। और अप जा सकता हूँ क्योंकि नीचे जाऊँगा तो आउट ऑफ बाउंड आ जाएगा। अप के लिए मैं जैसे अप के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। कन्फ्यूजन ना हो, बस ध्यान रखना 14 से हम ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। ये तो ऊपर का मतलब है, ठीक है। अब मैं 13 से 10 पर आया, 10 से मेरे पास 2 मूव्स में 7 पे हूँ, मैं 11 पे हूँ, 15 पे हूँ। अब मैं अगर मैं 7 वाला पाथ फॉलो करता हूँ तो एक मूव बचा है मेरे पास, क्योंकि 2 मैं मूव ले चुका हूँ। तो एक मूव में 7 से 1 पे आ सकता हूँ यानी कि राइट मोस्ट एलिमेंट पे आ सकता हूँ बॉटम साइड से। उसने कहा नहीं आ सकता, तो ये वाला जो पाथ है वो इनवैलिड है, इनवैलिड है। मैंने कहा इस पाथ से आ सकता हूँ, 13, 10, 11 और 11 के बाद अब 1 आ सकते हो। उसने कहा जी हाँ जी बिल्कुल आ सकते हो अब 1, ठीक है। अब इस पाथ को मैं फॉलो करूँ, 13, 10, 13, 10 और 15 फिर 1, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल आ सकते हो, ये भी पाथ वैलिड है, ठीक है। अब मैं बोला कि मैं 13, 14, 13, 14, 15 और 1, हाँ जी बिल्कुल आ सकते हो जी, 1 पे आप चले गए, ठीक है। अब दूसरा पाथ क्या है, 13 पे गए आप, 13 से आप 14 पे गए, ठीक है। 14 से आप 11 पे गए, ठीक है, 11 पे गए और 11 से आप 1 पर आए। उसने कहा जी हाँ जी भाई ये भी पाथ आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं। अभी यहाँ पे आप अगर आप इसके केस में आप आंसर कैलकुलेट करो, इसके केस में आप आंसर कैलकुलेट करो कितना आएगा, ठीक है। देखो 13 को हम ऐड कर सकते हैं, 10 को हम ऐड कर सकते हैं कि नहीं। उसने कहा 10 को हम हाँ जी ऐड कर सकते हैं क्योंकि किसी का पार्ट नहीं था, डायगनली नहीं था। उसने कहा जी ठीक है ऐड कर दो। 11 को ऐड कर सकते हैं, उसने कहा 11 को ऐड नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि C1 ने इसने ले लिया है, C1 को ने इसको कलेक्ट कर लिया है। 1 को ले सकते हैं, उसने कहा 1 को भी नहीं ले सकते क्योंकि C1 ऑलरेडी कलेक्ट कर चुका है। उसने कहा हाँ जी ठीक है। तो इसका जो आंसर आ गया कितना आ गया, 13 और 10, 13 और 10 कितना आ गया आपके पास, 23 आंसर आ गया, ठीक है। कितना आंसर आ गया, 23, ठीक है। दूसरा पाथ कितना है, 13, 10, 15 और 1, 13, 10 कलेक्ट कर सकते हो, हाँ जी बिल्कुल। 15 कलेक्ट कर सकते हो, हाँ जी, क्योंकि किसी ने इसको कलेक्ट नहीं किया। 1 कलेक्ट कर सकते हो, उसने कहा नहीं। तो हमारे पास जो आंसर कौन कौन से आएंगे, 13, 10 और 15। तो यानी कि 15 और 10, 13 और 23, 23 और 15, 38। कितना आंसर आ गया, 38। उसने कहा जी ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास 38 बढ़िया है। अब मेरा तीसरा पाथ क्या है, मैंने बोला 13 से 14 पे जाऊंगा, 14 से 15 पे जाऊंगा, 15 से 1 पे जाऊंगा। उसने कहा जी ठीक है ये भी पाथ ठीक है क्योंकि किसी ने किसी को कलेक्ट नहीं किया। सिर्फ 1 को हम नहीं ले सकते क्योंकि 1 को C1 ऑलरेडी कलेक्ट कर चुका है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ गया, 13 और 15 कितना आ गया, 27, 27 और 15 42। कितना आंसर आ गया आपके पास, 42। तो हमारे पास मैक्सिमम कितना आंसर है, 42, ठीक है। तो अभी ये वाला पाथ फॉलो करते हैं, 13 और 14, 27, 13 और 14, 27, 11 कलेक्ट कर सकते हैं। उसने कहा 11 नहीं कलेक्ट कर सकते क्योंकि C1 ऑलरेडी ले चुका है, ठीक है। C1 ऑलरेडी ले चुका है, इसको तो नहीं ले सकते, और 1 को भी नहीं ले सकते तो इसको भी नहीं ले सकते। 13 और 4, 27, तो ठीक है। तो इसके केस में अगर हम मैक्सिमम कैलकुलेट करें तो C3 के केस में मैक्सिमम कैलकुलेट करें तो कितना आ गया, 42, 42। तो अब इसको सब टोटल अगर मैं ऐड करूँ कितना आएगा, ये 24 आंसर है, ये 19 आंसर है। तो अगर मैं आंसर करूँ तो कितना आएगा, 9 और 4 13, 13 और 14, 13 और 2 15, ठीक है। और एक यहाँ 5 जो 7 और एक 8, ठीक है। कितना आंसर आ गया आपके पास, 85, 85। कौन सा पाथ फॉलो कर रहे हैं, जब हम 13, 14, ठीक है और 15 वाला पाथ फॉलो कर रहे हैं क्योंकि हम 1 कैलकुलेट कर चुके हैं, और 1, 6, 11, ठीक है, और एक वाला पाथ कैलकुलेट कर रहे हैं, और दूसरा क्या है 4, 8, 12 और एक हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। ये 3 हम पाथ फॉलो कर रहे हैं, तब हमारे पास जो आंसर आ रहा है मैक्सिमम 85 आ रहा है, ठीक है। तो आप एग्जाम्पल समझ गए, ठीक है। ये तो चलो ठीक है, समझने के लिए ठीक है कि हाँ हम समझ गए कि हम करने क्या वाले हैं, ठीक है। तो अब इसका क्या करते हैं, हम लॉजिक देखते हैं कि हम लॉजिकली हम कोड में कैसे करने वाले हैं, ठीक है। तो आओ इसका हम एक एग्जाम्पल करके देखते हैं लॉजिकल वाइज। तो उसके लिए भी हम सेम ही एग्जाम्पल यूज़ करने वाले हैं जो भी हमने देखा है, ठीक है। तो क्या देखा था, हम 4x4 की मैट्रिक्स देखी थी हमने, लेट से 1 2 3 एंड 1 2 3, ठीक है। तो हमारे पास नंबर क्या थे, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8, ठीक है, 9 10 11 12, ठीक है, और 13 14 15 एंड 1, ठीक है जी। कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे पास कितने चाइल्ड थे, हमारे पास C1 C2 एंड C3, 3 चाइल्ड थे, ठीक है। अब मैंने बोला आपसे कि भाई C1 के लिए आप कुछ मत करो, C1 के लिए आप कुछ मत करो। क्यों ना करें भाई, C1 के लिए भी तो कैलकुलेट करना है। कुछ इसलिए मत करो, क्यों, क्योंकि C1 को कैलकुलेट करना बहुत आसान है। क्यों, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपको उनकी डायगोनल की वैल्यूज़ को ऐड करते जाना है और आपके पास आंसर आ जाएगा। आपने कहा जी हाँ जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ C2 के लिए कैलकुलेट करना है। C3 के लिए भी भूल जाओ, अभी के केस में C3 के लिए भी भूल जाओ, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, C2 के लिए कैलकुलेट करना है। आपने कहा चलो ठीक है, C2 के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। अब मैं बोल रहा हूँ कि मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है, मुझे 4 से स्टार्ट करना है। कहाँ से स्टार्ट करना है, 4 से, ठीक है। बट 4 से आप चेक करो कहाँ कहाँ जा सकते हो, आप 7 पे जा सकते हो,
8 पे जा सकते हो और राइट में जा सकते हो अगर वो प्रेजेंट है। अभी के केस में प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड है। ठीक है जी। अब मैं 7 से अगर आपसे पूछूं तो कहाँ कहाँ जा सकता हूँ? 7 से मैं 11 पे जा सकता हूँ, 7 से मैं 10 पे जा सकता हूँ, 7 से मैं 12 पे जा सकता हूँ। ठीक है जी। तो 3 मतलब हर मूव के लिए मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं? मेरे पास 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। उसने कहा हाँ जी चलो 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं ये कौन सी अप्रोच हो गई? ये अप्रोच हो गई टॉप डाउन, यानी कि मैं ऊपर से आ रहा हूँ और नीचे नीचे वैल्यूज़ पे चेक करता जा रहा हूँ। ठीक है जी। पर इसको इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा आसान, मतलब डिफिकल्ट है, पर समझाना थोड़ा आसान है, समझाना थोड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है, इम्प्लीमेंट भी हो जाएगी पर थोड़ा इसे समझाना थोड़ा डिफिकल्ट है। बट हम क्या करने वाले हैं? हम यूज़ करने वाले हैं बॉटम अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि जैसे मान लेते हैं मैं 7 पे हूँ, ठीक है, 7 मतलब मानो मैं मान लेता हूँ मैं 11 पे हूँ। ठीक है, तो मैं पूछूंगा 11 से मैं कहाँ कहाँ से आ सकता हूँ 11 पर? उसने कहा 7 पे आ सकते हो, 7 से आ सकते हो? उसने कहा हाँ जी आ सकता हूँ, हाँ जी आ सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये 7 का बॉटम है। उसने कहा जी बिल्कुल ठीक है। क्या 8 से आ सकता हूँ? उसने कहा हाँ जी 8 से भी आ सकते हो। क्यों? क्योंकि 8 का लेफ्ट डायगोनल है। उसने कहा 6 से आ सकता हूँ? उसने कहा हाँ जी बिल्कुल आ सकते हो। क्यों? क्योंकि इसका राइट बॉटम डायगोनल है। तो इसका मतलब है कि इस नंबर पर मैं 3 डायरेक्शन से आ सकता हूँ। उसने कहा जी ठीक है कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब क्या है पर 3 डायरेक्शन से आ सकते हो? तो मान लेते हैं ये हमारे पास रूम था और ये आपके पास टॉप रूम्स हैं। अगर मैं पूछूं कि अगर मुझे इस पर मैक्सिमम आउटपुट लाना है तो मैं कौन से रूम से होता हुआ आऊँगा? मैं उस रूम से होता हुआ आऊँगा जहाँ से मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है। तो मैं क्या करूँगा? इन तीनों में से जो मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा मेरे पास उसमें मैं अपने वाले नंबर को ऐड करूँगा, फिर मैं आगे चलूँगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपने कहा जी मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ नहीं आया तो अब हम ड्राई रन जो करने वाले हैं उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा जी। ठीक है, तो हमने जो सेम ही इनपुट है एज इट इज़ ले लिया आपने। ठीक है, अब हमने क्या किया उसमें कुछ भी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करी। ठीक है, तो अब मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है? मुझे स्टार्ट करना है 4 से। कहाँ से स्टार्ट करना है? 4 से। अब मैंने बोला जी अभी मैं 4 से अगर मैं स्टार्ट कर सकता हूँ तो इस रो पे कितना और मैक्सिमम प्रॉफिट कितना कलेक्ट कर सकता हूँ? कितने फ्रूट्स कलेक्ट कर सकता हूँ जी? 4 कलेक्ट कर सकता हूँ। आपने कहा जी ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे मैं मानूँ अगर मैं इस पे कितने प्रॉफिट्स कलेक्ट कर सकता हूँ? उसने कहा जब भाई यहाँ पर आप स्टार्ट ही नहीं कर सकते, जब यहाँ से आप कलेक्ट ही नहीं कर सकते, ठीक है, जब यहाँ से आप स्टार्ट ही नहीं कर सकते, स्टार्टिंग रो है, तो यहाँ पर कितने फ्रूट कलेक्ट करोगे? माइनस इन्फिनिटी। यहाँ पे कर सकता हूँ? उसने कहा नहीं यहाँ से स्टार्ट नहीं कर सकते, माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, ठीक है, इस रो को आपको समझना है बस। अगर आपको ये रो समझ आ गई क्या किया है हमने, तो आपको पूरा क्वेश्चन समझ आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया? 4 को लिया है प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि इसमें हम कहाँ कहाँ से आ सकते हैं? हम टॉप पे आ सकते हैं, राइट से आ सकते हैं, लेफ्ट से आ सकते हैं। बट तीनों के केस में इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड है और मैंने क्या किया? मैंने अपना आंसर उसमें ऐड कर दिया, मतलब सॉरी मेरा प्रॉफिट ऐड कर दिया। उसने कहा जी आपका प्रॉफिट 4 है, तो ठीक है। अब इस केस में आप चेक करो, ऊपर से आ सकता हूँ, लेफ्ट से आ सकता हूँ, राइट से आ सकता हूँ। ठीक है, तीनों केस में मेरे पास कुछ भी नहीं है, क्या अपना प्रॉफिट ऐड करूंगा? उसने कहा हाँ जी प्रॉफिट ऐड तो करोगे बट उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ से स्टार्ट ही नहीं कर सकता, तो मेरा प्रॉफिट कोई मतलब नहीं है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस रो को तो चलो ठीक है समझ गए आप। अब मैं बोल रहा हूँ कि मैं इस रो पर, मैं इस इंडेक्स पर हूँ, मैंने, ठीक है, मैं 5 पर हूँ, तो 5 के लिए मैं कहाँ कहाँ से आ सकता हूँ? अब ध्यान रखना हम इनपुट में चेक नहीं करने वाले हैं। ठीक है, ध्यान रखना इनपुट में चेक नहीं करने वाले। क्यों नहीं चेक करने वाले? क्यों? क्योंकि हम ऊपर से कुछ ना कुछ आउटपुट लेके आ रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना हम ऊपर से कुछ ना कुछ आउटपुट लेके आ रहे हैं, उसमें अपना ऐड करेंगे। पाथ फॉलो कर रहे हैं, ऊपर से कोई पाथ आ रहा है। ठीक है जी। अब मैं 5 पर हूँ तो मैंने बोला कि भाई मैं कौन से पाथ है? मेरा राइट में माइनस इन्फिनिटी है, टॉप में माइनस इन्फिनिटी है, लेफ्ट में कुछ भी नहीं है। तो तीनों में से मैक्सिमम पाथ कौन सा देगा? उसने भाई तीनों में से कुछ भी नहीं है, माइनस इन्फिनिटी ही है आपके पास। ठीक है, और आप माइनस इन्फिनिटी में अपना कुछ भी ऐड करोगे छोटा मोटा नंबर तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला, माइनस इन्फिनिटी ही रहेगा। आपने कहा चलो ठीक है भाई, कोड वाइज तो मुझे समझ आ गया, माइनस इन्फिनिटी आएगा यहाँ पर। ठीक है, बट लॉजिकली वाइज समझाओ ना कि माइनस इन्फिनिटी क्यों आएगा? माइनस इन्फिनिटी क्यों आएगा? माइनस इन्फिनिटी का रीज़न ये है कि यहाँ पर कितने मूव्स हुए हमारे पास? कितने मूव्स हुए? सिर्फ और सिर्फ एक मूव हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ से तो हम स्टार्ट ही कर रहे हैं ना। अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है तो कितने मूव लगने चाहिए? एक मूव लगना चाहिए। और आप ये बताओ एक मूव में मैं यहाँ से यहाँ तक पहुँच सकता हूँ कि नहीं? उसने कहा कोई चांस ही नहीं है, कोई चांस ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत? अब मैं कह रहा हूँ मैं यहाँ पर हूँ तो जो मेरे ऊपर के जो तीनों मैक्सिमम हैं, तीनों जो नंबर्स हैं, उन तीनों में से मैक्सिमम नंबर कौन सा है? उसने कहा जी माइनस इन्फिनिटी है। और माइनस इन्फिनिटी में अपना कुछ भी छोटा मोटा नंबर ऐड करोगे तो कुछ फ़र्क नहीं आएगा, माइनस इन्फिनिटी ही रहेगा।
ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर हूँ, मैंने अपने ऊपर के तीनों नंबर मैक्सिमम निकाले, ठीक है, तीनों मैक्सिमम नंबर निकाले, तीनों मैक्सिमम नंबर्स में से कितना आंसर आ रहा है 4, मैक्सिमम कितना आंसर आ रहा है 4, 4 में मैं अपना अगर ऐड कर दूँ 4 + 7 यानी कि 11, 11, तो मेरे पास अगर मैं इस इंडेक्स के लिए पूछूं तो कितना मैक्सिमम फ्रूट्स कैलकुलेट कर सकता हूँ मैं 11, कौन से कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर मैं इस पाथ से आऊँ 4 से 7 तक, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इसके लिए चेक कर रहा हूँ, अब मैं इसके लिए चेक करूँ तो मेरे पास राइट में कुछ भी नहीं है, ठीक है जी, लेफ्ट में भी कुछ नहीं है, टॉप में 4 पड़ा है, ठीक है, तो इन तीनों में से मैक्सिमम कितना है, उसने बोला जी 4, कितना है जी 4, और 4 में अपना प्रॉफिट ऐड कर दो तो कितना प्रॉफिट हो गया आपके पास 12, 12। अगर आपसे पूछे कि एक मूव में कितना प्रॉफिट हो सकता है आपको, तो उसने बोला जी हमारे पास 12 का प्रॉफिट हो सकता है एक मूव में, ठीक है, तो बट हम मैक्सिमम कितने मूव कर सकते हैं, हम 3, क्यों, क्योंकि हमारे पास 4/4 की मैट्रिक्स है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं बोल रहा हूँ मैं हूँ यहाँ पर 9 पर, किस पे 9 पर, अगर मैं 9 पर हूँ तो मेरे पास लेफ्ट टॉप में ये है, राइट में ये है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, अगर इन तीनों की मैक्सिमम निकालें तो क्या आएगी -इन्फिनिटी ही आएगी, और -इन्फिनिटी में छोटा मोटा नंबर ऐड करूँ 9 तो उसमें कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, तो यहाँ पर करेगा -इन्फिनिटी, ठीक है जी। उसने कहा जी -इन्फिनिटी तो आगे लॉजिकल वाइज समझाओ, लॉजिकल वाइज का मतलब ये है कि क्या आप यहाँ पर 2 मूव्स में पहुँच सकते हो कि नहीं, उसने कहा 2 मूव में, हाँ जी चेक करते हैं, एक मूव में यहाँ पर आ सकता हूँ, दूसरे मूव में यहाँ तक आ सकता हूँ, यहाँ तक, तो 2 मूव में यहाँ तक आने का कोई मतलब ही नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर -इन्फिनिटी ही रहेगा, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं यहाँ पर हूँ, मैं यहाँ पर हूँ, तो मेरे पास ऊपर के तीनों मैक्सिमम नंबर्स में से कौन सा मैक्सिमम है, उसने कहा जी 11 है, 11 है, तो 11 में अपना 10 को ऐड कर दो, कितना आंसर आ गया आपके पास, आंसर आ गया 21, कितना आंसर आ गया 21, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब कौन सा पाथ फॉलो किया था 21 के लिए, हमने ये किया था 4 और 7 11, 11 और 10 21, ठीक है जी, ये वाला पाथ हमने फॉलो किया था, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने बोला कि इसके लिए चेक करो, इसके लिए चेक करने के लिए ऊपर के जो तीनों नंबर्स हैं उनमें से मैक्सिमम चेक करो, तो इन्फिनिटी 11 और 12, 12 में से कौन सा मैक्सिमम, उसने कहा जी 12 मैक्सिमम है, 12 मैक्सिमम है, तो अपना नंबर उसमें ऐड कर दो, 12 और 11, ये मेरा नंबर 11 है, 12 और 11 23, 23, ठीक है। अब मैं आया 12 के पास, ठीक है, मैंने बोला कि ऊपर के 3 नंबर्स, यहाँ कुछ है नहीं, ऊपर 12 है, लेफ्ट में 11 है, तो 3 में से मैक्सिमम कौन सा हो गया, उसने कहा जी 12 मैक्सिमम है, तो 12 में अगर मैं खुद की 12 ऐड करूँ तो कितना आंसर आ गया 24, कितना आंसर आ गया 24, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आया इस इंडेक्स पर, ठीक है, इस इंडेक्स पर, अब यहाँ से आपकी थोड़ी सी सोचने की वो थोड़ी सी वो होनी चाहिए आपकी, अगर मैं यहाँ पर हूँ तो ये बताओ कि इस रो को इटरेट करने की ज़रूरत है या नहीं, इस रो को इटरेट करने की जरूरत है कि नहीं, आपने कहा भाई ये तो चीटिंग है ना, यहाँ तक इटरेट कर रहे हो आप, इसमें इटरेट करने की क्यों जरूरत नहीं है, मैंने बोला कि भाई मेरे पास 2 मूव्स मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, ठीक है, अब मुझे सिर्फ और सिर्फ एक मूव करना है, आपने कहा जी एक मूव करना है तो करो ना फिर, तो अगर मैं बोलूँ कि एक मूव यहाँ से, एक मूव में मुझे यहाँ पर पहुँचना है, कहाँ पर पहुँचना है, यहाँ पर पहुँचना है, तो एक मूव में या तो मैं यहाँ से यहाँ पर पहुँच पाऊँगा, हाँ जी बिल्कुल पहुँच पाओगे, या तो यहाँ से यहाँ पर पहुँच पाऊँगा, हाँ जी पहुँच पाओगे, या फिर यहाँ से यहाँ तक पहुँच पाऊँगा, बिल्कुल पहुँच पाओगे। तो ये बताओ कि 2 मूव में यहाँ पर आप पहुँच पाओगे कि नहीं, उसने कहा जी 2 मूव, क्यों, क्योंकि टोटल हमें 3 मूव्स चाहिए और एक मूव हमें यहाँ से यहाँ तक चाहिए, तो 2 मूव में यहाँ पर पहुँच पाओगे कि नहीं, आपने कहा 2 मूव में तो पहुँचने की कोई फैसिलिटी नहीं है, क्यों, क्योंकि एक बार में एक ही रो तो ट्रेवर्स कर सकता हूँ, तो एक बार यहाँ आया एक बार यहाँ से आया, तो इसका तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, तो इसका मतलब है इस रो को हमें ट्रेवर्स करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। तो ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ जैसे मान लेते हैं अगर हमारे पास 4 रोज़ हैं तो एक को तो हम स्टार्टिंग में प्रीफिल करेंगे, ठीक है, -इन्फिनिटी से, और लास्ट वाली को और कितनी बार ट्रेड करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 बार ट्रेड करेंगे, ये हमें 4 के लिए बोल रहा हूँ, अगर 4/4 के हमारे पास मैट्रिक्स है तो, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं पूछूं कि अब ये तो चलो ठीक है, पर अब आंसर बताओ ना, कौन सा आंसर है आपके पास मैक्सिमम, आपने कहा जी भाई इनमें से जो भी मैक्सिमम वो रिटर्न कर दो, आपने इनमें से जो भी मैक्सिमम रिटर्न कर दो, आपने कहा इसका मतलब लॉजिक तो बताओ ना कि कौन सा मैक्सिमम रिटर्न करना है, ठीक है, तो इसका लॉजिक है कि भाई चेक करो, अगर मैं क्या 23 को रिटर्न कर सकता हूँ, क्या 23 को रिटर्न कर सकता हूँ, आंसर सिर्फ इन दोनों में से ही होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ से मैं एक मूव में नहीं जा पाऊंगा, ठीक है, तो आंसर सिर्फ और सिर्फ इन 2 में से ही होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ किया नहीं है, इन 2 में से क्यों होगा कि क्योंकि देखो यहाँ से मैं पहुँच नहीं सकता एक स्टेप में, ठीक है, इसको आंसर मैं क्यों नहीं ले सकता, इसका आंसर मैं इसलिए नहीं ले सकता, क्यों, क्योंकि ये जो नंबर है किसको कंबाइन करके बन रहा है, डायगोनल को ऐड करके 11 को ऐड करके 23 बना है, ये 11 को ऐड करके 23 बना है,
ठीक है। और 11 को हम पहले से ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं C1 में जब C1 को हम डायगोनल ऐड करेंगे तो आपने कहा जी इसको हम नहीं ले सकते, तो आपके पास जो हमेशा जो आंसर होगा वो कौन से इंडेक्स पर होगा, लास्ट वाले इंडेक्स पर होगा, लास्ट वाले इंडेक्स पर, ठीक है। तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप एक मैट्रिक्स बना के मैनेज करो चीज़ें, ठीक है, या फिर एक रो बना लो, एक एम्प्टी एक एरे बना लो, ठीक है। क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ जो काम पड़ने वाला है, हमें सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस एरे, भाई क्या हो जाता है, हमें सिर्फ और सिर्फ जो काम पड़ने वाला है सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस एरे से काम पड़ने वाला है। तो ध्यान रखना, हम जो यूज़ करने वाले एरे मैनेज करने, थोड़ा सा स्पेस ऑप्टिमाइज हो जाएगा और कुछ नहीं है, ठीक है जी, ये समझाने के लिए, ठीक है। तो आपने बोला चलो C2 के लिए तो ठीक है, अब C3 के लिए बताओ ना, आप C3 के लिए बताओ। मैंने कहा जी C3 के लिए आपको कुछ करना ही नहीं है, आपने कहा C3 के लिए कुछ नहीं करना। तो C3 के लिए ना करने का रीज़न ये है कि जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये कोई इनपुट था, ठीक है, मेरे पास कोई इनपुट है, अगर मैं इस इनपुट को ट्रांसपोज कर दूं, मतलब ट्रांसपोज का मतलब क्या है, अब चलो ट्रांसपोज छोड़ो, तो आपके पास क्या है, एक तो तरीका ये है कि भाई जो अभी आपने इसके लिए किया है, इस वाले नंबर के लिए किया है, सेम इसके लिए करो, आप 1 बाय 1 करके यहाँ पे चेक करो, डायगोनली चेक करो, ये वाले चेक करो, अगेन एक मैट्रिक्स बनाओ, या फिर क्या करो, इसको ट्रांसपोज कर दो। ट्रांसपोज का मतलब क्या है, जैसे ये जो रोज़ हैं यहाँ पे कॉलम्स बन जाएंगी, यानी कि 13, 14, 15 और 1, ठीक है, 9, 10, 11, 12, 5, 6, 7, 8, ठीक है, और 1, 2, 3, 4, यानी कि जो रोज़ थी हमारी वो कॉलम बन गई, जो कॉलम है हमारी रोज़ बन गई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सेम काम हमने यहाँ पर किया है, वही सेम काम हमें यहाँ पर कर देना है, और इसको मूव करते करते यहाँ पर लाना है। नंबर ऑफ स्टेप्स कितने होने चाहिए, 3, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। सेम काम करो, अगेन वही मैट्रिक्स बनाओ, ठीक है, एम्प्टी बनाई। इनिशियली शुरू में कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है, तीनों को इन्फिनिटी इनिशियलाइज कर देना और यहाँ से इसकी 13 कर देना है, ठीक है। ये समझ आ गया ना, क्योंकि हम यहाँ से स्टार्ट ही नहीं कर सकते, तो यहाँ का प्रॉफिट लेने से कोई मतलब नहीं, यहाँ पर हम स्टार्ट कर सकते हैं, तो 13 आ गया, ठीक है जी, कोई दिक्कत। अब इसको थोड़ा जल्दी भरेंगे तो आपको, क्योंकि हम इसमें समझा चुके हैं क्या करना है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि मैं 2 पर हूँ, ठीक है, 2 पर हूँ, तो 2 के केस में आप टॉप के 3 मैक्सिमम निकालो, एक ये और एक ये, तीनों में क्या है, इन्फिनिटी ही है, इन्फिनिटी में कुछ भी छोटा मोटा ऐड करो तो इन्फिनिटी ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हूँ मैं 6 पर, तो 6 के केस में चेक करो, इन्फिनिटी, तीनों में से मैक्सिमम निकालो, इन्फिनिटी रहेगा, तो इन्फिनिटी का इन्फिनिटी ही एज इट इज़ रहेगा, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर हूँ 10 पर, अब मैंने बोला जी इसमें से और इसमें से, यानी कि माइनस इन्फिनिटी और 13, तीनों में से मैक्सिमम निकालो, तो कितना बोला, 13 और उसमें 13 में खुद का नंबर ऐड कर दो, 13 और 10 कितना हो गया, 23, 13 और 10, 23। अब मैं बोला 14 के लिए, अब ऊपर भी 13, यहाँ इन्फिनिटी, तो मैक्सिमम कितना आ गया, 13, तो 13 में 14 ऐड करेंगे, कितना आंसर आ जाएगा, 27, कितना आंसर आ जाएगा, 27, ठीक है जी। अब मैं इस पर हूँ, यहाँ पर हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर चेक करो कितना आएगा, सॉरी यहाँ पर चेक करो, इन्फिनिटी और लेफ्ट में भी इन्फिनिटी, ठीक है। इसमें क्यों चेक कर रहे हैं, इनपुट में क्यों चेक नहीं कर रहे हैं, इसका रीज़न ये है कि हम एक पाथ फॉलो करते हुए ला रहे हैं, और जो भी ऊपर से हम पाथ का आंसर आ रहा है उसमें से मैक्सिमम कैलकुलेट करते ला रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, हम इसमें से इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम पाथ के थ्रू आ रहे हैं हम ऊपर से, ठीक है जी। तो यहाँ पर आप चेक करो, इन्फिनिटी, यहाँ पर कुछ है नहीं, तो दोनों में से मैक्सिमम कितना है, इन्फिनिटी में कुछ भी ऐड करो तो कुछ नहीं रहेगा, इन्फिनिटी का इन्फिनिटी रहेगा, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर चेक करो, तीनों में से मैक्सिमम कितना है, तीनों में से मैक्सिमम है 23 में अपना ऐड कर दो 7, तो कितना आंसर आ गया, 30। अब इसके केस में चेक करो 11 के लिए, तो मैक्सिमम कितना है, इसमें से मैक्सिमम कितना है, 27, कितना 27 में अपना खुद का ऐड करो, 27 में खुद का ऐड करेंगे कितना, 11, तो 11 ऐड करेंगे, कितना आंसर आ जाएगा, 38, कितना 38, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर चेक करेंगे कितना आंसर है मेरे पास, 15, ठीक है, और तीनों में से मैक्सिमम कितना है, यहाँ पे तो कुछ है नहीं, यहाँ 27 और 27 में से मैक्सिमम कितना है, 27, 15 + 27, यानी कि कितना आंसर आ गया, 42। तो इसका आंसर कितना आ गया, इसको हमें ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं करने की जरूरत है, सेम रीज़न इसी की वजह से, ठीक है, जो हमने यहाँ पर नहीं किया। तो इसका आंसर कितना आ गया, 42, यानी कि C3 का आंसर 42 आ गया। C1 का आंसर हमने अभी निकाला है 24, और सॉरी C1 नहीं है, वो C2 है, जो C2 हमने निकाला है, ठीक है। और C1 का आंसर कुछ क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, सिंपल जो डायगोनल है उनके नंबर्स को ऐड कर दो, 1 और 6 7 और 11 18 और 1 19, वही आंसर आ गया ना हमारे पास, 85,
जो भी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था, जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था 85, वही आंसर हमारे पास यहाँ पर आ गया। आपने कहा जी ठीक है जी, एक बार थोड़ा कोड भी समझा दो, कोड कैसे करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करने हैं, C1 कैलकुलेट कर लेंगे, डायगोनली इटरेट करेंगे जी, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, डायगोनली इटरेट करेंगे, ठीक है। दूसरा हम क्या करने वाले हैं, दूसरा हम क्या करेंगे, एक एक करके हम एक एरे बनाएंगे, प्रीवियस एरे, ठीक है, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस चेक करेंगे, ठीक है। शुरू में इनिशियलाइज कर देंगे माइनस इन्फिनिटी से सबको, और लास्ट वाले नंबर को जो भी हम जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं वो वाला, ठीक है, ठीक है जी। और फिर उसके बाद इटरेट करेंगे, कहाँ तक इटरेट करेंगे, जो भी उसका नंबर है -1 लेस देन, ठीक है, उसके एक जो भी, जैसे मान लेते 4 है तो 3 से लेस देन होना चाहिए, 3 से लेस देन होना चाहिए, उतनी बार हम इटरेट करेंगे, और जो भी लास्ट, जो इसके जो प्रीवियस के लास्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है वही उसका आंसर होगा। यहाँ पे देख रहे हो, इसके जो लास्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है वही आंसर है, तो वही हम एज इट इज़ आंसर रिटर्न कर देंगे। और थर्ड में क्या करेंगे, C3 के लिए हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, पहले ट्रांसपोज करेंगे, और ट्रांसपोज करने के बाद सेम इसी फंक्शन को दोबारा कॉल करा देंगे, ठीक है जी। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ एक बार एग्जांपल देखो, कॉपी पेन दोबारा लेके बैठो, मेरे हिसाब से तो आपको समझ आ जाना चाहिए, ठीक है। अब इसका एक बार कोड करके देखते हैं, कोड भी बिल्कुल सिंपल है। तो कोड में भी हम सेम पैटर्न यूज़ करेंगे, सिंगल वर्ड चेंज नहीं करेंगे, जो भी मैंने नोटपैड में देखा है वो ही लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है भाई, C1 कैलकुलेट करो। C1 के लिए हम क्या कर रहे थे, डायगनली मूव कर रहे थे, तो डायगनली मूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंट आई इज इक्वल टू 0, आई शुड बी लेस देन साइज होना चाहिए, तो लेट से साइज भी निकाल लो पहले, साइज इंट n इज इक्वल टू, जो भी हमारे पास फ्रूट्स डॉट लेंथ निकाल लेते हैं, क्योंकि n बाई n की मैट्रिक्स है तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, n i प्लस प्लस, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। और इसके बाद हमें क्या करना है, अपने रिजल्ट में ऐड करना है, तो लेट से रिजल्ट बना लेते हैं, रिजल्ट या फिर मैक्स फ्रूट्स, ठीक है, मैक्स फ्रूट्स नाम रख देते हैं इसका, मैक्स फ्रूट्स इज इक्वल टू, अभी के केस में 0 रख देते हैं, और मैक्स फ्रूट्स में अपनी वैल्यू को ऐड करते जाएंगे। मैक्स फ्रूट प्लस इक्वल्स टू, जो भी हमारे पास फ्रूट्स पड़े हैं, डायगनली मूव कर रहे हैं तो आई और जे दोनों सेम रहेंगे, तो यानी कि आई और जे यानी कि दोनों आई हमने कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास C1 कैलकुलेट हो गया, और C1 कैलकुलेट करने के बाद एज इट इज़ इसको यहाँ से रिटर्न कर दो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे C2, ठीक है जी। C2 के लिए थोड़ा सा हमें लॉजिक देखना पड़ेगा। C2 के लिए हम क्या कर रहे थे, C2 के लिए हम एक रो बना रहे थे, और प्रीवियस रो बना रहे थे, उसमें से जो भी 3 एलिमेंट्स थे ऊपर के, टॉप लेफ्ट और राइट, उसमें से जो भी मैक्सिमम था, अगर मैक्सिमम इन्फिनिटी नहीं है तो मैं उसमें अपनी नंबर को ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो सेम कोड यहाँ पे लिखने वाले हैं। उसके लिए एक फंक्शन बनाते हैं, प्राइवेट इंट गेट मैक्स फ्रूट्स, ठीक है, गेट मैक्स फ्रूट्स। तो इसमें जो इसका नाम, जो एज इट हमने ये पास कर देते हैं, लेट से हमने ये एज इट इज़ पास कर दिया, ठीक है जी। और इंट लेट से लेंथ भी पास कर देते हैं, क्योंकि हमें दोबारा कैलकुलेट करनी पड़ेगी अदरवाइज, ठीक है। तो अभी जो भी ये रिटर्न करेगा वो मैक्स फ्रूट में हम ऐड कर देंगे, मैक्स फ्रूट प्लस इक्वल्स टू क्या, गेट मैक्स फ्रूट, ठीक है। और एज इट इज़ इस फ्रूट्स को यहाँ से पास कर दो, ठीक है, इसको पास कर दो, और लेंथ की वैल्यू को यहाँ पर हमने एज इट इज़ पास कर दिया, ठीक है। अब हम क्या कर रहे थे, हम एक प्रीवियस एरे बना रहे थे, तो प्रीवियस एरे बना लो, लेट से इंट, ठीक है। और इसकी लेंथ कितनी होगी, सेम जितने हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, n हैं, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं क्या कह रहा था, जब हम फर्स्ट रो को इनिशियलाइज किससे कर रहे हैं, सारे की सारी इन्फिनिटी, और जो लास्ट वाली वैल्यू जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ पर उसकी वैल्यू, ठीक है। अगर भाई आपने अगर एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है, डायरेक्ट कोड पर आ रहे हो, तो हो सकता है कि आपको समझ ना आए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, फोर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई शुड बी लेस देन n एंड आई प्लस प्लस, ठीक है जी। तो हम क्या करने वाले हैं कि जो प्रीवियस की जो वैल्यू है ith इंडेक्स पर, वो क्या होगी, इन्फिनिटी तो हम लिख नहीं सकते, तो हम लिखने वाले हैं इंटीजर डॉट मिन वैल्यू, ठीक है। पर कब होगी, ये जब होगी जब i की वैल्यू, यानी कि वो लास्ट कॉलम पर नहीं है, इफ़ i इज़ नॉट इक्वल्स टू n-1, ठीक है। अगर i जो वैल्यू है n-1 लास्ट कॉलम पर नहीं है, तो इसकी वैल्यू ये रहेगी। अगर लास्ट कॉलम पर है तो हमें क्या कर देना है, हमें उसके जो वैल्यू है 0th इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है, और जो लास्ट कॉलम पे जो वैल्यू पड़ी है, लास्ट कॉलम यानी कि n-1, उसकी जो वैल्यू पड़ी है एज इट इज़ हमने इसमें डाल दी,
ठीक है जी, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, अब हम वन बाय वन करके ईच एरे पर इटरेट करेंगे, सॉरी रो पर इटरेट करेंगे। एंड रो कहाँ से स्टार्ट होगी, फर्स्ट रो हमें इसने दे दी है, हमने अब कहाँ से स्टार्ट करेंगे, वन से। और रो कहाँ तक चलेंगी, ध्यान रखना हमने लास्ट वाली रो को इटरेट नहीं किया था, तो रो शुड बी लेस देन n माइनस वन, ठीक है जी, रो प्लस प्लस। ये आपको समझ आ गया होगा अगर आपने मतलब अगर वो आपने देखा होगा एक्सप्लेनेशन, अगर ये आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हर कॉलम पर चेक कर रहे हैं कि भाई ऊपर से 3 नंबर्स लेकर आओ, ऊपर से 3 नंबर लेकर आओ। तो लेट से इंट कॉलम इज इक्वल टू 0 और कॉलम शुड बी लेस देन n माइनस वन, ठीक है जी। n माइनस वन कहाँ जाएगा भाई, कॉलम प्लस प्लस, ठीक है। अब ये कर लिया, अब कॉलम हमारे पास निकल गई। अब इसके बाद मैं क्या कर रहा था, ऊपर से 3 नंबर्स लेके आओ, लेफ्ट वाले, टॉप वाले एंड राइट वाले। तो इन तीनों में से मैक्सिमम वैल्यू लाओ। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए लेट से एक हम नंबर बना लेते हैं, क्या मैक्सिमम है, ठीक है। तो इसके लिए मान लेते हैं इंटीजर। अब जब अगर हम मैक्सिमम मैनेज करना है तो हम क्या लिखेंगे, मिन वैल्यू, ठीक है जी, कोई दिक्कत। अब क्या हो जाएगा, अब हम चेक करेंगे सबसे पहले लेफ्ट वाली वैल्यू। लेफ्ट वाली वैल्यू के लिए चेक करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, कॉलम की वैल्यू को कम कर रहे हैं, किसकी, कॉलम की वैल्यू को चेक कर रहे हैं। तो हम बस ये चेक कर रहे हैं कि इफ कॉलम माइनस वन अगर वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, तो इसका मतलब क्या है कि वो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड नहीं है। अगर ये है, अगर ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब है कि ये जो है वैलिड है, लेफ्ट वैलिड है। तो उस केस में आपके पास जो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल्स टू जो मैथ डॉट मैक्स, जो भी आपके पास मैक्स वैल्यू है वो, और जो प्रीवियस लेफ्ट में जो पड़ी है, तो प्रीवियस के लेफ्ट कहाँ से लाएंगे, कॉलम माइनस वन, ठीक है। कॉलम हमने किया है ना, माइनस वन चेक किया ना, लेफ्ट में चेक कर रहे हैं। अगर ये एग्जिस्ट करता है तो हम ये चेक करेंगे, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा हम क्या चेक करने वाले हैं, टॉप के लिए भाई हमें चेक इफ कंडीशन लगाने की जरूरत है नहीं, क्यों, क्योंकि हम रो वन से कर रहे हैं स्टार्ट, तो पक्की बात है कि इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड की कोई ज़रूरत आएगी ही नहीं। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास आ जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू शुड बी मैथ डॉट मैक्स, जो भी आपके पास मैक्सिमम वैल्यू है वो, और जो भी आपकी जो भी आपके प्रीवियस है। अब देखना, हमने जस्ट तो सिर्फ रो शिफ्ट करी है, यानी कि सेम ही इंडेक्स पर पड़े हैं हम प्रीवियस के। अगर सेम ही इंडेक्स पर पड़े हैं तो कॉलम डाल दो आप, ठीक है। जस्ट हमने टॉप वाली वैल्यू को निकाला है, ठीक है। ठीक है जी, आपने हो गया। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, राइट में चेक करने वाले हैं। तो राइट में चेक करने के लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि भाई इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड तो नहीं आ गई। तो सेम ही कोड यहाँ पर करेंगे, इस वाले को यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। बट इस केस में हम रो माइनस वन ना करके रो प्लस वन करेंगे। अगर उसकी वैल्यू 0 नहीं है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 किस चेक में कर रहे थे, लेफ्ट से। तो इट शुड बी लेस देन, किससे लेस देन होनी चाहिए, इट शुड बी लेस देन n, यानी कि उसके साइज से बड़ी तो नहीं होगी। अगर बड़ी हो गई तो आउट ऑफ बाउंड है, अगर नहीं है तो हम उसकी वैल्यू को निकालेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आ गई, मैक्सिमम वैल्यू आ गई। तो अब हमें क्या चेक करना था, हम ये चेक कर रहे थे कि मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी तो नहीं है, इफ, ठीक है। इफ जो ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है, इफ मैक्सिमम वैल्यू इज नॉट इक्वल्स टू क्या नहीं है, अगर ये इन्फिनिटी तो हम कोड में तो लिख नहीं सकते, तो इसलिए हम इंटीजर डॉट मिन से चेक कर रहे हैं कि अगर ये नहीं है तो इसका मतलब है कि उस रो पे वैल्यू ऐड कर दो, उस रो की वैल्यू ऐड कर दो, प्लस वो कर दो जो भी तुम्हारा खुद का नंबर है, ठीक है। तो किस में करेंगे, करंट रो में। तो करंट रो तो हम मैनेज कर नहीं रहे कहीं, करंट रो तो हम कहीं नहीं मैनेज कर रहे ना। तो लेट से उसके लिए एक और एरे बना लो जो भी आपके पास सेम है प्रीवियस की तरह ही, पर उसका जो नाम है हम लिख देंगे करंट रो, ठीक है। लेंथ कितनी रहेगी, सेम इसकी लेंथ वही रहेगी जो कि आपके पास इनपुट है, ठीक है। और इनिशियल में सब में इनिशियलाइज कर दो 0 से या माइनस इन्फिनिटी, कहीं से भी इनिशियलाइज कर दो। हम कर रहे हैं माइनस इन्फिनिटी से, क्यों कर रहे हैं माइनस इन्फिनिटी से, इसका रीज़न क्योंकि इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर आप चेक करो, यहाँ पर हम चेक करो सिर्फ वैल्यू हम कब अपडेट कर रहे हैं, जब मैक्स इंटीजर डॉट मिन वैल्यू नहीं है। तो इसका मतलब है कि हमें पहले से भाई उसमें यही रखनी पड़ेगी ना, अदरवाइज़ दिक्कत आएगी ना। तो भाई इसको सही कर दो, यहाँ पर हमने करंट रो में डाल दिया, ठीक है। आई की वैल्यू 0,
ठीक है, शुड बी लेस देन एन, बिल्कुल जी। और प्रीवियस में नहीं चेंज करना, हमें कहाँ चेंज करना है, करंट में, ठीक है जी, करंट में वैल्यू हो गई, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लेते हैं कि ये वैल्यू नहीं है, इसका मतलब हमें वैल्यू मिल गई, तो अब हमें क्या करना है, करंट के कौन से इंडेक्स पर, कौन से इंडेक्स पर, ध्यान रखना हम कॉलम पर चल रहे हैं, हर कॉलम पर, रो के हर कॉलम पर वो क्या वैल्यू होगी, क्या वैल्यू होगी, जो भी हम ऊपर से लेकर आए हैं, जो भी हमने पाथ फॉलो किया है वो, प्लस हमारी खुद की वैल्यू, खुद की वैल्यू, तो खुद की वैल्यू कहाँ पड़ी है भाई, आजा भाई, खुद की वैल्यू फ्रूट्स के रो पर, ठीक है, और कॉलम हमारे निकाल ही लिया है, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आ गई। अब इसके बाद हमें क्या करना है भाई, ये हमारे पास फोर लूप खत्म हो गया। अब फोर लूप खत्म होने के बाद, फोर लूप खत्म होने के बाद मैं क्या कह रहा हूँ कि मुझे नेक्स्ट एरे पर इटरेट करो, सॉरी नेक्स्ट रो पर इटरेट करो। नेक्स्ट रो पर इटरेट करने से पहले मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई मेरी प्रीवियस रो चेंज हो गई ना। अब मैं जैसे मान लो जीरो तो इंडेक्स पर पहले चेंज कर रहा था, अब जीरो पे ना करके मैं किस पे करूंगा, वन पर इटरेट करूंगा, वन पर इटरेट करूंगा। तो लेट से इसको स्वैप कर दो बस, इसको टेम्प इज इक्वल टू जो भी आपकी जो प्रीवियस है, हमारे पास जो प्रीवियस रो थी वो लिख दी हमने, ठीक है। और इसके बाद जो भी हमारी करंट रो थी, जो भी हमारे पास करंट रो थी उसको लिख दो, प्रीवियस इज इक्वल्स टू जो भी हमारी करंट रो हो जाएगी, ठीक है जी, करंट रो हो गई, ठीक है। प्रीवियस में हमने करंट की वैल्यू डाल दिया और करंट में हमने प्रीवियस की वैल्यू डाल दिया, ठीक है, कोई दिक्कत। वैसे इसको करंट में डालने की कोई जरूरत है नहीं, क्यों, क्योंकि हमें करंट बार बार हम बना रहे हैं ना, करंट रो तो हम बार बार बना रहे हैं, पर ठीक है, अभी के लिए हमने जैसे लिख दिया इसको, ठीक है। तो इंट टेम्प सॉरी इंट जो है हमारे पास जो टेम्पररी है, प्रीवियस हमारे इंट इस तरीके का है, इंटीजर एरे है, तो हमने इस तरीके बना लिया, टेम्प हमने, कोई दिक्कत नहीं आई, यहाँ पर हमने कर लिया। और एज इट इज़ हमें क्या रिटर्न कर देना है, ये करता रहेगा काम, इसका करता रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट क्या होगा, ध्यान रखना, रिजल्ट का था जो भी हमारा प्रीवियस इंडेक्स था, जो भी हमारी प्रीवियस रो थी उसके जो लास्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी थी, लास्ट इंडेक्स यानी कि n-1 जो भी वैल्यू पड़ी थी वो एज इट इज़ आपको रिटर्न कर देनी है, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा ये C2 हमारे पास कैलकुलेट हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है C3। C3 करने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एरे को ट्रांसपोज, जो भी हमारा 2D एरे है उसको हमें ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो लेट से हम एक फंक्शन बनाएंगे ट्रांसपोज, ठीक है, ट्रांसपोज में हमने अपने फ्रूट्स एज इट इज़ पास कर देंगे और उसके बाद हम जो एज इट इज़ यही कॉल दोबारा कर देंगे, दोबारा कर देंगे C3, और इसमें हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये एज इट इज़ कर लेगा, ठीक है, इसमें हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो अब हमें क्या लिखना है, सिर्फ और सिर्फ एक फंक्शन लिखना है ट्रांसपोज का। तो लेट से बना लो प्राइवेट वॉइड, कुछ रिटर्न करेगा नहीं, सेम एरे को ट्रांसपोज, ठीक है, सेम फ्रूट्स को ही चेंज कर देगा, ठीक है। वैसे रिकमेंडेड ये है कि भाई इनपुट को चेंज ना करो, पर ठीक है, हमने अभी के केस में फ्रूट्स भेज दिया, या फिर आप एक और वेरिएबल बना दो उसमें फ्रूट्स को इनिशलाइज कर दो, ठीक है। तो अब हमें ट्रांसपोज करने के लिए कैसे करते हैं ट्रांसपोज, पता है कि नहीं, ट्रांसपोज करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको एरेज के जो नंबर्स हैं उनको स्वैप करना है, ठीक है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं अभी के केस में पास करो भाई, फ्रूट्स पास करो ना, ठीक है जी। तो अब हमें क्या करना है, जो भी हमारे पास लेंथ है उसको भी हम पास कर देते हैं, यहीं से ही बार बार कैलकुलेट करनी पड़ेगी, नहीं तो हमें इंट n, ठीक है जी। तो अब हमें क्या करना है, दो नंबर चलाने, एक रो के लिए एक कॉलम के लिए। तो लेट से बना लेते हैं फोर इंट आई इज इक्वल टू 0, ठीक है, आई शुड बी लेस देन n, ठीक है, आई प्लस प्लस, ठीक है जी, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। और जे की जो कॉलम कहाँ से चलेंगे हम, कॉलम चलेंगे i+1 यानी कि इंडेक्स से आगे, रो से आगे वाले से चलेंगे, ठीक है। तो फोर एंड जे इज इक्वल टू, अगर आपको ट्रांसपोज नहीं पता है तो प्लीज़ एक बार ट्रांसपोज की कोई वीडियो देख लो, नहीं तो अगर इसमें मैं समझाने बैठूंगा ना तो वीडियो और भी लंबी हो जाएगी। तो ट्रांसपोज के लिए बस यही कोड है, i+1 करो, ठीक है, और जे की वैल्यू को आप बढ़ाते जाओ, और नंबर सेम ही रखना है आपको, सेम इटरेशन चलानी है उसमें भी, ठीक है, ठीक है जी। और जे प्लस प्लस, ठीक है, ये कोई सिंपल सा कोड है, इसमें i+1 की वैल्यू को मतलब दोनों को स्वैप करना होता है बस, और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो स्वैप कर दो, लेट से टेम्प इज इक्वल टू, टेम्प कहाँ जा रहा है भाई टेम्प, और कौन सी वैल्यू निकालनी है हमें, मैट्रिक्स के जो भी ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है, यानी कि मैट्रिक्स का हम क्या यूज़ कर रहे हैं, फ्रूट्स के यूज़ कर रहे हैं, आई और जो जे पे जो वैल्यू पड़ी है, आई और जो की जो वैल्यू पड़ी है और जे और आई से स्वैप कर देंगे। तो इंट लेट से टेम्प ये हो गया हमारे पास, ठीक है। और मैट्रिक्स के कहाँ जा रहा है भाई, मैट्रिक्स बार बार मैट्रिक्स याद आती है मुझे, मैट्रिक्स यानी कि फ्रूट्स के जो जे और आई पे जो वैल्यू पड़ी है, जे और आई पे जो वैल्यू पड़ी है उसकी वैल्यू को इसमें डाल दो, आई और जे पे जो वैल्यू पड़ी है, आई और जे पे जो वैल्यू पड़ी है इसमें डाल दो, ठीक है। इसको एज इट इज़ कॉपी करो, स्वैप का कोड है, स्वैप में कुछ भी नहीं है, स्वैप तो आप खुद से ही कर लोगे। जे और आई पे जो वैल्यू पड़ी है वो एडिट डाल दो, और जे और आई पे जो वैल्यू कौन सी डालनी है हमें, जे और आई पे कौन सी वैल्यू डालनी है, जो आई और जे पे जो पड़ी है, ठीक है, आई और जे पे कौन सी वैल्यू पड़ी है, टेम्प, ठीक है जी, कोई दिक्कत,
कोई दिक्कत नहीं, ट्रांसपोज हमने कर दिया, बस इतना ही है। अब ये ट्रांसपोज भी हमने कर दिया, फंक्शन कॉल करा दिया यहाँ पे ऑलरेडी, और फ्रूट्स में हमने दोबारा से इसको कॉल करा दिया। अब इसको एक बार रन करके देखो, भगवान का नाम लेके अगर चल जाए तो, क्योंकि कोड तो बड़ा है। इसने क्या बोला, ट्रांसपोज, क्या बोल रहा है ये, क्या कह रहा है भाई, आजा आंसर, क्या कह रहा है, एरर। अरे रीसेट वीसेट नहीं करना भाई, छोटा हो जा, क्या कह रहा है, मेथड ट्रांसपोज इन क्लास कैन नॉट बी अप्लाइड इन गिवन टाइप्स फ्रूट्स। अरे सॉरी, मैंने एन भी पास किया है ना, तो एन भी हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। अब इसको एक बार रन करके देखो, चल जा भाई, कभी कभी हैंग हो जाता है पता नहीं क्यों। तो रन होने दो भाई, एक बार में फेल हो गया है तो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। एक बार चेक करके देखते हैं हमने क्या किया है। फ्रूट्स की लेंथ की हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, लेस देन एन चला, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। मैक्स फ्रूट्स में यहाँ पर हम ट्रांसपोर्ट को छोड़ो अभी के केस में, आई की शुड भी लेस देन एन होना चाहिए। आई अगर नॉट इक्वल्स टू n-1, यानी कि n-1 नहीं है, ठीक है, तो हम इंटीजर मिन वैल्यू करेंगे, अदरवाइज हमने जीरो, ठीक है जी ये ठीक है। आई की वैल्यू, रो की वैल्यू 1 से 1 यहाँ तक चलेंगे, ठीक है जी। करंट की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली, ठीक है, करंट की वैल्यू 0 से लेकर एन तक हमने इंटीजर की मिन वैल्यू असाइन कर दी, ठीक है। कॉलम हमने चले कहाँ तक चले, सॉरी भाई ये तो हमें रो, हाँ तो रो तो हमें, चलो ठीक है, रो तो हमें n-1 तक ही चलनी पड़ेगी, ठीक है, पर कॉलम तो भाई हमें n तक ही चलनी पड़ेगी ना भाई। कॉलम ध्यान रखना, कॉलम थोड़ी हम चेंज कर रहे हैं, रो चेंज कर रहे हैं, ठीक है। रो हम लास्ट वाले को स्किप कर रहे हैं, कॉलम तो हम लास्ट तक चल रहे हैं भाई, तो ध्यान रखना ये चीज़ गलती ना करना। अब तो शायद मेरे हिसाब से चल जाना चाहिए, ठीक है भाई चल गया। सबमिट करके देखते हैं, अब सबमिट भी हो जाए भाई एक बार में। तो ये छोटे मोटे इश्यूज़ तो आते रहेंगे भाई, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबमिट भी हो गया, बस इतनी ही थी वीडियो, ठीक है। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक वाइक कर देना, और ज़्यादा अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।